Assalamu alaikum. This is lecture number 3 of control system 1, and the chapter we are going to study is chapter number 4, which is called feedback control system. So what are a feedback control system? We have discussed in the lecture number 1 that what are open and closed loop control system. Open loop control system operates without a feedback and directly generate the output in response to the input signal. जैसे ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं लगा हुआ. इनपुट जो है वो डायरेक्टली क्या है, प्रोसेस से गुजर के आउटपुट में जा रही है, और कोई भी ऐसे मैकेनिज्म दिए हैं जो आउटपुट की इन्फॉर्मेशन दोबारा इनपुट पे दे रहा हूँ. जबकि जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं दे यूजेज अ मेजरमेंट ऑफ द आउटपुट सिग्नल, दे यूज द मेजरमेंट ऑफ द आउटपुट सिग्नल एंड अ कंपैरिजन विद द डिजायर्ड output to generate an error signal which is used by the controller. So ये हमारे पास जो है जो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम वो ये वाला हमारे पास है, विच इज़ द यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक कंट्रोलर लगा. अभी इग्नोर करें दिस TD एंड NS, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी. पहले एक ये प्लांट मॉडल है या कोई भी सिस्टम है, कोई भी मशीन है जिसको हम जो प्रोसेस कह सकते हैं हम उसको. अब इसके साथ क्या है, इसके बैक पे कंट्रोलर लगा हुआ है और इसको एक इनपुट में यानी कि जो RS है वो डिज़ायर ट्रैजेक्टरी दे रही हूँ या डिज़ायर कमांड दे रही हूँ, और उसके बाद इस कंट्रोलर जो है कंट्रोलर और प्रोसेस में से पास होने के बाद मेरे पास आउटपुट आ रहा है. लेकिन जो आउटपुट है वो डायरेक्टली एक आउटपुट इन्फॉर्मेशन सेंसर से मेरे पास आ रही है जो दोबारा से सिस्टम के अंदर इनपुट हो रही है. वो किस तरह से हो रही है, एक्चुअल जो जहाँ पे आपकी प्लांट की ट्रेजेक्ट्री जा रही है, एक्चुअल और डिज़ायर्ड, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो दोबारा इनपुट कहाँ पे हो रहा है, कंट्रोलर उस एरर को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, और वो वाली इसको टॉक दे रहा है कि प्लांट के अंदर वो टॉक दे रहा है जो उस एरर को मिनिमाइज़ करेंगी. तो अब इसमें जो एक एडिशनल कंपोनेंट है वो आपको नज़र आ रहा है, ये TD. ये हम देखेंगे TD क्या होती है. पहले हम ये देख लेते हैं कि द एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या है, कि डिक्रीज सेंसिटिविटी टू वेरिएशंस इन द पैरामीटर्स ऑफ प्रोसेस. अब ये जो पॉइंट है ये है कि सेंसिटिविटी टू वेरिएशंस इन द पैरामीटर इट रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बात करती हूँ कि मैस स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो मैस स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम में क्या होता है कि उसमें जो मैस है वो तो कांस्टेंट एक मैस है, तो इसमें वन ऑफ द पैरामीटर है मैस है और जो लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग है, ठीक है. और अगर कोई ऐसे सिनेरियो जिसमें हमारा जो स्ट्रिंग है उसकी फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है, जो मैस स्प्रिंग डैम्पर के साथ जो स्प्रिंग लगा हुआ है वो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, मोर देन रिक्वायर्ड. तो अगर इसका मतलब है पैरामीटर चेंज हो रहा है, यानी कि जो स्प्रिंग है इसका मैस स्प्रिंग में एक तो मैस एक पैरामीटर है और जो आप ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है वो एक पैरामीटर है. तो अगर ये जो लेंथ है ये चेंज हो रही है किसी भी सिनेरियो की वजह से कि मे बी जो है किसी या फिर ये जो स्प्रिंग है वो ज़्यादा इलास्टिक है या कोई इस तरह का रीज़न है, तो इसका मतलब है एक पैरामीटर इसका चेंज हो रहा है. लेकिन जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है वो इन चीज़ों को कंपनसेट करता है कि अगर जब भी हम किसी सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं, जैसे मैंने इस सिस्टम को डिफ़ाइन करना है तो मैंने ये जो इसमें G है वो मैस स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम का मैं हमेशा कॉन्स्टेंट हम कंसिडर करते हैं. जब भी आप किसी भी प्लांट को मॉडल करते हैं जैसे कि मैस स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम को, तो उसका जो मैस है या लेंथ है और जितने भी इसके अलावा पैरामीटर हैं हम उनको कांस्टेंट कंसिडर करते हैं. क्या हो कि अगर वो उसके जो पैरामीटर हैं वो वेरी हो रहे हों, तो उन वेरी अगर वो पैरामीटर वेरी हो भी रहे हैं तो जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है इन वेरिएशंस को कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं. यानी कि वो स्टिल चाहे इसकी लेंथ चेंज भी हो रही है वो फिर भी क्या करेगा, वो फिर भी इस ट्रैजेक्टरी एक्चुअल स्टेट्स में और जो डिज़ायर्ड स्टेट है उसके एरर को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा इवन इन द प्रेजेंस ऑफ चेंज इन पैरामीटर्स. सेकेंड है कि इम्प्रूव
रिजेक्शन ऑफ द डिस्टर्बेंसेस। अब डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो दो किस्म की हो सकती हैं किसी भी प्लांट में, एक होते हैं इनपुट डिस्टर्बेंसेस और एक होते हैं आउटपुट डिस्टर्बेंसेस। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये जो टी डी है ये क्या है, ये इनपुट डिस्टर्बेंस है। इसे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, दिस इज़ द इनपुट डिस्टर्बेंस। जबकि जो ये है जो आपको एन नज़र आ रहा है ये है हमारे पास आउटपुट डिस्टर्बेंस। अच्छा, अब जो टी डी है, वाई इज़ कॉल्ड द इनपुट डिस्टर्बेंस बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग द इनपुट चैनल। जो ये कंट्रोलर है इसमें इस जो कंट्रोलर मुझे आउटपुट पे जो भी टॉर्क दे रहा है, टॉर्क, क्योंकि जनरली जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होती हैं उसमें कंट्रोलर मुझे एक टॉर्क ही दे रहा होता है। जैसे मोटर्स हैं, वो मोटर को एक टॉर्क देगा कि मोटर ने किस टॉर्क के साथ रोटेट करना है। तो कंट्रोलर का जो भी आउटपुट है उसको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है ये टीडी। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये जो टीडी डिस्टर्बेंस है इसका क्या अफेक्ट हो रहा है हमारे प्लांट के ऊपर, कि प्लांट में इनिशियली जो जा रहा था जब ये डिस्टर्बेंस नहीं थी तो प्लांट के अंदर क्या टॉर्क जा रहा था, टी जा रहा था। लेकिन जब ये टी डी डिस्टर्बेंस इनपुट डिस्टर्बेंस ऐड होगी तो अब मेरे पास जो है वो टॉर्क क्या हो जाएगा, जो टॉर्क प्लांट के अंदर जा रहा है वो है टॉर्क प्लस टी डी। तो इसका मतलब है अब कुछ एक्स्ट्रा टॉर्क जाएगा उस मशीन में, तो जाहिर है उस मशीन की जो है वो परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो रही है। पहले वो कम टॉर्क पे ऑपरेट कर रहा था, अब वो ज़्यादा टॉर्क पे ऑपरेट कर रहा है। तो वो ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा जो डिस्टर्बेंस है असल में इसको भी रिमूव करने की कोशिश करता है, या फिर रिजेक्शन कर ये जो टर्म है रिजेक्शन ऑफ द डिस्टर्बेंस इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। और जो आउटपुट है जो एन एस है, ज़ाहिर है हम आउटपुट कहाँ से मुहैया करते हैं, किसी भी सिस्टम के जो आउटपुट है वो हम इसके सेंसर से मुहैया करते हैं। इसलिए एन एस जो है वो आउटपुट डिस्टर्बेंस, या हम कह सकते हैं कि सेंसर नॉइज़ है। ठीक है, तो सेंसर नॉइज़ को भी जो है वो क्लोज लूप सिस्टम उसको भी कंपनसेट करने की कोशिश करता है। तो इम्प्रूव्ड मेजरमेंट नॉइज़ अटेन्युएशन, यानी कि अगर नॉइज़ आ रहा है सेंसर के अंदर तो उसको भी कम करने की कोशिश करता है। और इम्प्रूव रिडक्शन ऑफ द स्टेडी स्टेट एरर। और जाहिर है फाइनली हमें क्या, हमारा मसला ही ये है कि हम ये जो एरर है इसको ही हम मिनिमाइज़ करें, यानी कि जितना कम एरर होगा जाहिर है उतना वो हमारी स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री जो है वो चेंज हो रही है, या फिर वो उसको फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अब एरर सिग्नल किस तरह से जनरेट करते हैं। इस तरह से मैंने बताया था कि ये कंट्रोलर लगा हुआ है, उसके आगे प्रोसेस लगा हुआ है, और आउटपुट डिफरेंस ऑफ आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट वाई एंड द टारगेट इनपुट जो टारगेट हमने इसको दिया हुआ है उसके बीच में डिफरेंस है, उसको E=R-y इसको मिनिमाइज़ करना है। तो ये एक एरर सिग्नल जो होता है इट इज़ डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, आप ये कह सकते हैं। और इस प्लांट मॉडल में जिसमें हमने डिस्टर्बेंस इनपुट नॉइज़ भी कंसीडर किया हुआ है, इनपुट डिस्टर्बेंस भी कंसीडर की हुई है और नॉइज़ भी कंसीडर किया हुआ है। तो हम इस सिस्टम में क्या कह सकते हैं कि इनपुट इस सिस्टम के अंदर क्या है, तीन किस्म के इनपुट आ रहे हैं। एक तो RS आ रहा है ये वाला, एक तो ये RS इनपुट आ रहा है, एक आ रहा है TD जो डिस्टर्बेंस है, और जो थर्ड है वो सेंसर नॉइज़ है, और आउटपुट सिर्फ एक है Y(S). तो हमने इन तीनों इनपुट्स की मौजूदगी में आउटपुट को देखना है कि इन तीनों की मौजूदगी में आउटपुट हमारी ट्रेजेक्ट्री कहाँ पे जा रही है। ठीक है, अब एरर सिग्नल एनालिसिस के लिए हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से इस सिग्नल में इस प्लांट में हम किस तरह से एरर की जो डेरिवेशंस कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दीज फोर डिस्टर्बेंस। अब ये हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये पता था कि एरर किसके इक्वल है, एरर वाज इक्वल टू R माइनस वाई। अब ये भी याद रखिएगा इन सबके साथ एस की टर्म है, लाप्लास डोमेन में है, लेकिन मैं एस यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि अब मैं यहाँ पे शुरू में एस लिख देती हूँ, लेकिन बाकी कैलकुलेशन में जो है वो मैं एस नहीं मेंशन करी, लेकिन यू शुड कंसीडर कि यहाँ पे ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। अब अच्छा, अब इस डायग्राम में हम ये देखते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ आउटपुट एंड मैंने ज़ाहिर बताया था कि अगर सिर्फ एक इनपुट हो
अगर एक इनपुट और एक आउटपुट और सिस्टम को मैं इजीली ट्रीट कर सकती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये भी मेरे पास नहीं है और ये भी नहीं है, तो मैं हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि तब उस केस में आउटपुट ओवर इनपुट क्या आएगा, ये हो जाएगा जी सी इंटू जी ओवर 1 प्लस जी सी जी इंटू एच, ठीक है। लेकिन ये है कि सिर्फ आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप और इसके बीच में कोई और इनपुट नहीं है। लेकिन अगर दरम्यान में मैं ये इनपुट भी कंसिडर कर लेती हूँ तब उस केस के लिए क्या होगा, उस केस में ये होगा फॉर ओनली दिस केस कि अगर मैं सिर्फ इस इनपुट को कंसिडर कर रही हूँ टी डी को, ठीक है, और मैं इसको इस स्टेज में कंसिडर नहीं करी, तो मैं तीनों सिनेरियो बताती हूँ। अभी सिर्फ एक इनपुट है टी डी और आउटपुट वाई ऑफ एस है, तो इसका इस वाले केस में हो जाएगा कि आउटपुट ओवर टी डी इनपुट है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके बीच में सिर्फ मेरे पास एक गेन है जी ओवर 1 प्लस जी सी एंड एच, ये इसके लिए हो जाएगा। ये फर्स्ट मैंने बता दिया, ये फर्स्ट है। अच्छा, उसके बाद अगर सेकंड सिनेरियो हम देखें, वो सिनेरियो ये है कि मेरे पास इनपुट सिर्फ थर्ड वाला है, वो है इनपुट, ये वाला भी इनपुट नहीं है एग्जिस्ट कर रहा, ये भी सिर्फ ये वाला इनपुट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस वाले केस के लिए ये देखिएगा कि इस केस के लिए हमारे पास आएगा आउटपुट ओवर एन, लिख लेते हैं आउटपुट ओवर एन तो कॉन्सिडरिंग दैट एच इज़ इक्वल टू 1, दूसरा हमारे पास सिनेरियो ये आया है और थर्ड सिनेरियो मेरे पास ये वाला था कि वाई ओवर आर इज़ इक्वल टू जी सी जी ओवर 1 प्लस जी सी एंड जी। तो ये तीन सिनेरियोज हैं। अब कंबाइनिंग दीज 3 सिनेरियोज बिकॉज वी हैव, अगर हमने इफेक्ट देखना है तीनों इनपुट्स का आर टी और एन का, तो हमने इन तीनों इनपुट्स को कंबाइन कर देना है। तो मैं अब यहाँ पे इसको तीनों इनपुट को कंबाइन करके फाइनली लिख लूँगी कि आउटपुट, अच्छा अब हम ये करेंगे कि आउटपुट, ये जो आर वाली टर्म है ये सारी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, यहाँ से आर को इरेज कर देती हूँ और इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ, और यहाँ से टी डी को इरेज करते हैं और यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आर था, यहाँ पे टी डी था और यहाँ पे क्या है एन। तो मैं इन तीनों टर्म्स को बस कंबाइन करने लगी हूँ। आउटपुट y इज़ इक्वल टू जी सी जी इंटू आर ओवर 1 प्लस जी सी जी प्लस जी टी डी ओवर 1 प्लस जी सी जी प्लस जी सी जी इंटू एन ओवर 1 प्लस जी सी जी। अब नाउ वी हैव टू यूज़ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को ज़रा यूज़ करते हैं हम। तो इस इक्वेशन के लिए मैं लिखूँगी अब ई की, इसका मतलब है किसके इक्वल होगा, ई इज़ इक्वल टू
r minus this all term, this whole term, this whole term यहाँ पे आ जाएगी. तो after solving this I get होता है कि जो भी आपके पास फीडबैक सिस्टम में फीड फॉरवर्ड लूप में जो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है कॉल्ड लूप गेन. फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, जी सी मल्टीप्लाई बाय जी पी. तो यहाँ पे लूप गेन क्या हो जाएगा, जी सी मल्टीप्लाई बाय जी पी. ठीक है, फॉरवर्ड जो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं उसे कहते हैं लूप गेन. अच्छा, अब लूप गेन को हम कंसिडर करते हैं इनका प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल इसको मैं डिनोट करती हूँ एल ऑफ एस से. ये एक नोटेशन है कि मैंने कहा कि जो लूप गेन इज इक्वल टू एल ऑफ एस, और उसके बाद वी डिफाइन अनदर फंक्शन विच इज एफ इज एस इज इक्वल टू 1 प्लस एल ऑफ एस. ठीक है, हमने 1 के साथ प्लस कर दिया लूप गेन को. सेंसिटिविटी ट्रांसफर फंक्शन इज स्पेसिफिक फंक्शन जो भी करता है कि विच इज़ 1 ओवर लूप 1 ओवर दिस एफ एस फंक्शन, यानी कि 1 ओवर 1 प्लस लूप गेन. तो ये सेंसिटिव ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड करने का मकसद क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रखिएगा कि सेंसिटिव ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस लूप गेन. और फिर एक और होता है कॉम्प्लीमेंट्री सेंसिटिव ट्रांसफर फंक्शन, वो होता है कि एल एस ओवर 1 प्लस एल एस. ठीक है, अब इन दोनों को नाम से ज़ाहिर है कि एक सेंसिटिविटी ट्रांसफर फंक्शन और एक कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि उसको ऑपोजिट. तो इन दोनों का सम हमेशा इक्वल टू 1 होता है. अब हमारा इनका करने का क्या फ़ायदा था कि हमने लूप एरर को जो ई इक्वल टू आर एस माइनस वाई ऑफ एस होता था उसको हमने सेंसिटिविटी और कॉम्प्लीमेंट्री सेंसिटिव ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में लिखना है. और उसका रीज़न क्या है, वो ये है कि हमने ये देखना है कि जो डिस्टर्बेंस है उसको ये जो डिस्टर्बेंस है टी डी और आर ऑफ एस, वो हम आगे देखेंगे कि उसका क्या रिलेशन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ सेंसिटिविटी एंड कॉम्प्लीमेंट्री सेंसिटिव ट्रांसफर फंक्शन विद द डिस्टर्बेंस. यानी कि हम डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए इन दोनों ट्रांसफर फंक्शंस को चेंज या ट्यून कर रहे होते हैं. तो अब हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है. पहले तो हमने जो थी ये वाली इक्वेशन देख लेते हैं. हमारे पास इसकी इक्वेशन थी ये वाली, this is the error equation. और पीछे से हमने derive किया है is equal to 1 over 1 plus GC into G R of S plus G into over 1 plus GC into G TD plus GC G into N over 1 plus GC G. अब हमने इसको सिर्फ रिप्लेस करना है सेंसिटिव कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफर फंक्शन से. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. मैंने पीछे क्या बताया था कि व्हाट इज़ लूप गेन इज इक्वल टू जी सी मल्टीप्लाई बाई जी पी. यानी कि इस केस में मैं जो ये लूप गेन है ये वाला जी सी और जी पी को इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ लूप गेन से. तो मैं लिख दूँगी 1 ओवर 1 प्लस लूप गेन एल ऑफ एस इंटू आर प्लस जी ओवर 1 प्लस एल एंड यहाँ पे टी डी प्लस जी सॉरी यहाँ पे भी एल लिख सकते हैं हम एल ऑफ एस इंटू एन ओवर 1 प्लस एल ऑफ एस.
अच्छा जी, 1 प्लस एल ऑफ एस किसके इक्वल था? 1 प्लस एल ऑफ एस वॉज इक्वल टू 1 प्लस एल ऑफ एस हमने यहाँ पे बताया था इट वॉज इक्वल टू एफ ऑफ एस। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 1/1 ऑफ एल ऑफ एस वॉज इक्वल टू एस सेंसिटिविटी ट्रांसफर फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी एस इंटू एस ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस प्लस जो है यहाँ पे भी हो जाएगा एस ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय टी डी प्लस एल ऑफ एस ओवर 1 प्लस एल ऑफ एस सी ऑफ एस इंटू एन। तो एरर, अच्छा अब मेरे पास ये फाइनल फॉर्म आ रही थी सेंसिटिविटी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ एरर। किस फॉर्म में है? अब ये फाइनल जो रिजल्ट है ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। फाइनल रिजल्ट इसमें इंपॉर्टेंस ये कि एरर को मैंने लिख दिया है सेंसिटिविटी, ये सेंसिटिविटी और कॉम्प्लीमेंट्री सेंसिटिविटी ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में। अभी हम चाहते हैं कि एरर शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। अब अगर मैंने टी डी को स्मॉल करना है, टी डी को स्मॉल करने का मतलब है कि मैं किस चीज़ क्वान्टिटी को चेंज करूँगी, मुझे जाहिर है जी की वैल्यू को, एस की वैल्यू को सॉरी चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर दिस एल शुड, इसका मतलब है कि जो एस की वैल्यू किसके इक्वल थी? एस वॉज इक्वल टू 1/1 प्लस एल एस। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एस की वैल्यू क्या थी? 1/1 प्लस एल ऑफ एस। तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि टी डी की वैल्यू, जाहिर है मैं चाहती हूँ कि टी डी शुड बी स्मॉल। अगर मैं चाहती हूँ कि टी डी की वैल्यू स्मॉल हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तो तब मुझे एस की वैल्यू को भी स्मॉल करना चाहिए। एस की वैल्यू स्मॉल कब होगी? जब एल की वैल्यू लार्ज होगी, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। सो फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द इनपुट डिस्टर्बेंस आई शुड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ सेंसिटिव ट्रांसफर फंक्शन और आई शुड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, और एन वाइस वर्सा। और उसके बाद जो एन का डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है? एन का रिलेशनशिप है सी के साथ। इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफर फंक्शन, और सेकेंडली अगर मैंने एन को कम करना है तो मुझे जो है कॉम्प्लीमेंट्री सी को भी स्मॉल करना पड़ेगा। सो द इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप वो ये होती है कि एज मैंने आई टोल्ड कि एस प्लस सी इज़ इक्वल टू 1। तो हम दोनों क्वांटिटीज़ को एक वक्त में स्मॉल नहीं कर सकते, हमें कोई ट्यूनिंग करनी पड़ती है कि हमारे लिए कौन सी क्वांटिटी को ज़्यादा कम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहती हूँ कि टी डी की वैल्यू बहुत ही कम हो तो मैं ज़ाहिर है एस की वैल्यू को बहुत ज़्यादा स्मॉल कर दूँगी और सी की वैल्यू को मैं बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों को एक वक्त में इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है कि दोनों को मैं स्मॉल नहीं कर सकती, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इसको मैं स्मॉल करूँगी तो सी की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट 1 रहे। तो ये कंट्रोल इंजीनियर की अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसने इसको ट्यून करना होता है।